लॉन्ग टर्म के कोरोना के हो रहे हैं, ठीक होने के बाद भी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो लोग उससे सारी बीमारियों को जोड़कर देख रहे हैं और उससे भी थोड़ी घबराहट हो रही है। लेकिन ये तय है कि अभी का जो वातावरण है, जो चेंजिंग सीजन है, मानसून आ रहे हैं, आर्द्रता बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ऐसे में मच्छर जनित रोगों के बढ़ने की संभावनाएं हैं अलग से, और साथ ही साथ चूंकि आर्द्रता में फंगस ग्रो करता है तो और ज्यादा फंगल ग्रोथ होने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा सतर्क रहना आवश्यक है। बिल्कुल, तो देखिए लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। इस वक्त आपकी सावधानी सबसे बड़ा हथियार है आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन में जाने से बचाने के लिए, तो आप इसे लेकर के सतर्क जरूर रहें, सावधान रहें। हालांकि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरी सलाह के अनुरूप आप अपना व्यवहार जारी रखें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए सिवान से, विजय कुमार झा। विजय, आप अपना सवाल पूछिए। विभाग जी और आपके पूरी और तो मेरा नमस्कार। मैं कई दिनों से पूछना चाह रहा था। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है सभी डॉक्टर साहब से कि अभी जो सर्जन चल रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा, तो इस संबंध में मैंने 2-3 दिन पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सर का बयान पढ़ा है जी कि इन्होंने कहा है कि ये एक्सपेक्टर के माध्यम से जाता है अंदर, और बच्चों में ये बहुत कम पाया जाता है गले में या मुंह में। तो ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जिसके आधार पर ये कहा गया है कि बच्चे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, और इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो पहला सवाल तो ये है कि ये जब एक्सपर्ट की राय आ रही है तो ऑब्जेक्टिविटी क्यों नहीं है इसमें, अलग अलग मतक से क्यों नहीं हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीन के बारे में मेरा सवाल था कि पहली बार जब हमने वैक्सीन लिया तो बताया गया कोविशील्ड का कि दूसरा डोज लेने के बाद 15 दिन के बाद से एंटीबॉडी का निर्माण शुरू हो जाता है, और गैप जो है तो 4 सप्ताह बताया गया था, 6 सप्ताह के बीच। उसके बाद फिर बताया गया कि गैप ज्यादा होना चाहिए, इसलिए कि मतलब ज्यादा एंटीबॉडी बनता है गैप ज्यादा कर रहे हैं जी। उसके बाद फिर तीसरी दफा बताया गया कि ये एक ही डोज काफी है। तो इसमें जो है सो आम जो ये नागरिक है वो तय नहीं कर पाते हैं कि किस एक्सपर्ट की कौन सी राय जो है वो ज्यादा प्रमाणित। तो पहले तो ये विजय जी, आपने वैक्सीनेशन करा लिया है? आप वैक्सीनेट हो चुके हैं? जी हो चुका हूँ। आपने दोनों डोज ले लिए? यस। चलिए, तो आपने एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा की है, आपने दोनों डोज ले लिए, तो आप तो ये इस बात से जरूर निश्चिंत रहिए कि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाला। और आपके लिए सबसे बड़े रोल मॉडल और जिनकी बातों को आपको सुनना चाहिए वो डॉक्टर खुद हैं, जिन्होंने सबसे पहले जब इसका ट्रायल कहा जाए उस दौरान, पहले अगर कोई वैक्सीनेट हुआ था तो डॉक्टर ही हुए थे, जब उन्हें पता नहीं था कि इसका कितना असर और कब तक असर होगा, और वो दिन रात 24 घंटे उन मरीजों की सेवा में ही लगे हैं जो इस बीमारी से संक्रमित हैं, चाहे वो सीरियस हो या फिर नॉन सीरियस हो। फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब चाहूंगी। डॉक्टर वीपी सिंह, आप क्या देंगे इन्हें सलाह या जानकारी कि आखिर किनकी बातों को ये सुने, कितनी सच्चाई है इसमें? विभा जी, 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ जी। बच्चों में संक्रमण होगा इस बात का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि कोई ऐसा एविडेंस लिटरेचर में नहीं है कि बच्चों में ही तीसरी लहर आने वाली है। ये इस आधार पर कहा जा रहा है कि सर्टेन ग्रुप्स में शुरू में बुजुर्ग लोगों को, बाद में 18 से 45 वालों को हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं, वैक्सीनेशन हो चुका है तो वो कुछ प्रोटेक्टेड रहेंगे। और बच्चे ऑलरेडी पहले भी इन्फेक्ट हो रहे थे, कम संख्या थी, 3% आ रहे थे। इस बार के वेव में 10% बच्चे आए हैं, आगे वैक्सीनेट नहीं होंगे तो आने की संभावना ज़्यादा है। और दूसरी लहर में हम लोग जो कॉट अनअवेयर हो गए, तैयारी नहीं थी, इसलिए पहले से ये थ्योरेटिकल डिस्कशन ले रहे हैं कि बच्चे अगर प्रभावित होंगे ज़्यादा तो उनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करनी है। डॉक्टर अनिल है हमारे साथ, इन लोग के यहाँ एम्स से हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में भी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में भी ये पहले से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पीडियाट्रिक्स वार्ड में संख्या बढ़ाई जा रही है, इंटेंसिव केयर यूनिट की संख्या बढ़ाई जा रही है, वेंटिलेटर और उस तरह के डिवाइस बच्चों के लायक खरीदे जा रहे हैं, ये तैयारी की जा रही है। सो एक्सपेक्टेड है, कोई एविडेंस नहीं है। रणदीप गुलेरिया ने भी इस पर जवाब दिया, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है एम्स के डायरेक्टर ने। और दूसरा सवाल है इनका, जहाँ तक वैक्सीनेशन में ड्यूरेशन का, ये जैसे जैसे स्टडी आ रहे हैं, एविडेंस आ रहे हैं,
वैसी सलाह दी जा रही है। शुरू में वैसे एविडेंसेस थे, बाद में आए कि ज़्यादा गैप करने से ज़्यादा एंटीबॉडी बन रही है। अभी सलाह है कि कोविशील्ड वैक्सीन ले रहे हैं 3 महीने पर लेना है, कोवैक्सीन में वैसा ही ड्यूरेशन रखा गया। तो जो सरकारी गाइडलाइन जारी हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, ICMR से, उसको फॉलो करना है। बिल्कुल, तो बहुत साफ सी एक बात है और इसे हम सबको समझने की भी ज़रूरत है कि जो जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है उसके पीछे बड़ा रिसर्च होता है, उसके पीछे लोगों की मेहनत होती है और उसके बाद आपको वो सलाह दी जाती है। और अगर इस ड्यूरेशन के बढ़ने से आपको एंटीबॉडी ज़्यादा बनती है तब तो आपको और निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि जिन डॉक्टर्स का बार बार हम जिक्र करते हैं उन्होंने 28 दिनों के ड्यूरेशन में ही वैक्सीनेशन लिया था और देखिए वो सुरक्षित हैं, आपके सामने हैं, लोगों की तीमारदारी में भी जुटे हुए हैं। तो फिर आपको तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप वैक्सीनेशन का हिस्सा बने, वैक्सीनेट हों और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट करें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं अर्जुन रांची से। अर्जुन, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मुझे ये पिछले महीना कोविड हुआ था और मैं 30 अप्रैल को रिकवर हो गया है अभी। अच्छा, मुझे 2 दवा रिएक्शन करता है, डोम्पेरन और ये लिवोवैक्ट जी। बॉडी में रैशेस भी बीच बीच में आता है, क्या कैसे आता है मैं नहीं जानता हूँ। क्या मुझे दूसरा डोज कब लेना है या लेना है कि नहीं? मैं फर्स्ट डोज ले लिया है, लोग मना किया कि 1 महीने के बाद आने के लिए। तो मैं ये जानना चाह रहा था, क्या मुझे डोज लेना चाहिए फर्स्ट डोज, कितने दिन में लेना चाहिए या कुछ जांच के बाद लेना चाहिए? डॉक्टर अनिल कुमार, आप इन्हें सजेस्ट कीजिए कि इन्हें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि हालांकि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये रिकवर कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, पहला डोज इन्होंने लिया, दूसरे डोज के लिए अब इन्हें इंतजार करना चाहिए, जांच कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, क्या करें? ये बहुत लोगों का ये सवाल है, इसमें मैं सारे लोगों को ये क्लैरिटी मैं करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप इन्फेक्ट हो रहे हैं और इन्फेक्शन के बाद अगर आपका शेड्यूल है वैक्सीनेशन का, तो इसमें गाइडलाइन यही है कि आप 2 सप्ताह इंतज़ार कर लें और 2 सप्ताह के बाद जो भी डेट आता है उस डेट को आपको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। डेफिनेटली लोगों को ये शक होता है कि हम तो नेचुरल इन्फेक्शन हो गया तो मैं क्यों लूँ वैक्सीन, क्योंकि यहाँ पर फिर यही बात आएगी जो सर हमारे अभी बताए कि बहुत सारा चीज़ आपको एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च डेटा हमारे पास आएगा तभी उसको कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे। लेकिन इसको आप ऐसे समझें कि नेचुरल इन्फेक्शन मान लीजिए कि स्ट्रेन 1, 2, 3 फॉर एग्जाम्पल हो गया और वैक्सीन हमारा मान लीजिए कि स्ट्रेन 4 के अगेंस्ट है या 1, 2, 3, 4 सारे के अगेंस्ट है जी। तो इसीलिए हमें वो चांस नहीं खोनी चाहिए। वैक्सीन सरकार के तरफ से ये टीकाकरण अभियान चल रहा है पूरे देश में, तो उसका लाभ लेना चाहिए और 2 सप्ताह का गैप देना चाहिए ठीक होने के बाद। और जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांच कराएंगे तो आपका एंटीबॉडी दिखेगा ही। तो बिल्कुल देखिए, एक नेचुरल इन्फेक्शन के जरिए चूंकि आप पॉजिटिव होने के बाद अब नेगेटिव हो चुके हैं, आपके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप वैक्सीनेट ना हो। आपको जो जानकारी और सुझाव दिए जा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, पहले डोज की बात हो या फिर दूसरे डोज की बात हो, लेना जरूरी है, क्योंकि ये डोजेस जो हैं, ये वैक्सीन जो है आपको हर स्ट्रेन पर आप प्रोटेक्ट करती है और इसीलिए ये आपके लिए भी उतनी ही कारगर है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं राकेश बांका से। राकेश, आप अपना सवाल पूछें। जी प्रणाम सर। आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, हमारी वाइफ जो है कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुई थी, 2 मई को उनका रिपोर्ट